सो व्हाट्सअप गाइज, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, यानी आपका जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके ये जो चैप्टर है आपका, इसको हम पढ़ेंगे आज। अगर आपने जो है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ये क्योंकि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर फर्स्ट पार्ट को देखिए, तभी जो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया तो वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। यानी तीव्र उन्नति जो है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेज़ी से, तीव्र गति से जो है हर चीज़ विकसित हो रही है। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। यानी पिछले 50 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा उन्नति हुई है वो किस में हुई है? परिवहन में। यानी चीज़ों को इधर से उधर, यानी गाड़ियों में चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए प्लेन्स बने, नई शिप्स बनी, नए नए परिवहन के साधन बने। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। यानी कम पैसों में जो है हम ज़्यादा सामान को आज यहाँ से दूसरे देश से यहाँ पर जो है अपने देश में ला सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उन्नति किसके कारण हुई है? यहाँ पर परिवहन के कारण हमारे। उसके बाद यहाँ पर ये वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर, इन कंटेनरों में रखकर सामान को भेजा जाता है। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। यानी उससे भी ज़्यादा बताने लायक किसका विकास है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। यानी किसी को सूचना बताने, संचार करने, ऐड देने, इन सब चीज़ों का। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। यानी आज के टाइम पर जो है सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने जो है अपना जो है विकास किया है। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है आज के टाइम पे विकसित हुई है, चाहे वो कंप्यूटर हो, दूरसंचार यानी दूर से जो है वो किसी से बात करना हो, इंटरनेट हो, इन सब चीज़ों में जो है बहुत विकास हो रहा है। दूरसंचार सुविधाओं को टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो संचार के माध्यम है, इन सब का क्या काम है कि ये एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं, एक देश से दूसरे देश। तभी तो जो है, मान लो कि हमें किसी ने ऑर्डर दिया, तब वो ऑर्डर जो देगा वो संचार के माध्यम से ही तो देगा। अगर उसके पास संचार ही नहीं होगा, वो फ़ोन ही नहीं कर पाएगा, तो वो हमें ऑर्डर कैसे देगा? इस तरह से ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर से बात कर सकते हैं। यानी सबसे मेन कारण क्या है इसका? सबसे मेन जो इसका काम है वो क्या है कि हम जो है किसी से भी बात कर सकते हैं। हम जो है अपने इच्छानुसार किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भेज सकते हैं, ईमेल, कुछ मैसेज भेजना है, कुछ भी करना है, वीडियो कॉल करना है, हम जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज कर सकते हैं। लेकिन पहले जो है वो ऐसा संभव नहीं था। तो विदेशी व्यापार तथा निवेश का उदारीकरण, यानी जो विदेशी व्यापार है और जो विदेशी निवेश है उसको कैसे यूज़ किया जाता है। हम भारत में चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। हमने जो है पिछली वीडियो में एक उदाहरण पढ़ा था जिसमें चीनी खिलौने जो हैं वो भारत में आते हैं, और भारत में आने के बाद क्या होता है कि उन चीज़ों को सस्ते दाम में बेचा जाता है, और उनकी चीज़ें सस्ती होती हैं। साथ ही साथ वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाएँ, जल्दी टूट जाए, ताकि जो ग्राहक है वो दोबारा उनके पास आ सके। मान लीजिए कि हम भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है। यानी मान लो कि भारत सरकार जो है, सरकार भारत की, वो चीनी खिलौनों पर जो है टैक्स लगा देती है। तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। यानी जो भी फिर भारत में खिलौने लाएंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी। अब इनको जो इनकम मतलब टैक्स देना पड़ेगा, इनको तो जो इम्पोर्ट कर रहे हैं
अपने देश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मान लो यह जो अपने देश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उसका आयात स्वतः कम हो जाएगा। यानी एक तो चीन से जो आयात है वो कम हो जाएगा, वो कम सामान भेजेंगे क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। ऊपर से वो क्या करेंगे कि चीज़ों को महंगा करने लगेंगे, क्योंकि टैक्स भी तो वो हम ही से ही भरवाएंगे। हम उनके खिलौने खरीदेंगे तो खिलौने जो हैं वो महंगे हो जाएंगे। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। यानी अगर बाहर के लोगों पर टैक्स लगेगा तो भारत के जो खिलौना निर्माता हैं, जो खिलौना बनाते हैं, वो अधिक समृद्ध हो जाएंगे। अब लोग उनके खिलौनों को खरीदने लगेंगे, भारत के खिलौनों को। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। यानी जो टैक्स है उस पर, मतलब कोई भी इंपोर्ट है उस पर अगर हम टैक्स लगा देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? व्यापार अवरोधक। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में ये ज़रूर आएगा 1 नंबर का। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। यानी इस अवरोधक का प्रयोग सरकार किस किस चीज़ों के लिए कर सकती है? एक तो अपना जो इनकम बढ़ाने के लिए सरकार को जो है वो टैक्स मिलेगा। उसके बाद अपनी देश की चीज़ों को जो है वो अपने देश में बेच पाएंगे। और उसके बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि वो ये मात्रा डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे देश को जो है बाहरी चीज़ों की कितनी ज़रूरत है और कितनी उन्हें ज़रूरत नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश में उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों में बढ़ने नहीं देती। यानी उस टाइम क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत सरकार ने जो था वो बाहरी चीज़ों के आने पर जो है वो रोक लगा दी थी, उनके पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर से आई थी और उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, तो ये उनको दोबारा से डर था कि कहीं दोबारा से जो लोग हैं वो ना आ जाएं और देश पर कब्जा ना कर लें। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी चीज़ है जो बाहर से नहीं आएगी। और इससे क्या होता कि भारत के जो लोग हैं, उत्पाद हैं, उनका विकास होता। इसलिए उन्होंने जो है इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें ऐसा करने में, मतलब 1950 से 1960 के दशक में जो है उन्होंने इस कानून को हटा दिया, इसलिए कि ताकि जो लोग हैं हमारी चीज़ें वो दूसरे देशों में भी जा सकें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। यानी भारत में शुरू में क्या किया भारत ने कि मशीनरी, उर्वरक यानी खाद वगैरह, पेट्रोलियम और इन सब छोटी मोटी चीज़ों को ही जो है वो अनुमति दी कि वो हमारे देश में आ सकती हैं और जा सकती हैं। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीक़ों से संरक्षण दिया। यानी ऐसा भारत में ही नहीं हुआ था कि जो है पहले अपनी देश की चीज़ों को संरक्षण दिया गया, यानी पहले अपनी देश की चीज़ों को पहले देश में बनाया गया, उसके बाद देश में ही इस्तेमाल किया गया, बाद में जाकर जो है बाहर ले जाया गया अपनी चीज़ों को। ऐसा भारत में ही नहीं हुआ, प्रत्येक देश में जब वो विकास कर रहा था तब ऐसा हुआ। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यानी 1991 में जब शुरू हुआ, 1991 जब प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कुछ नीतियां बनाई, दूरगामी नीतियां, यानी जिससे हम दूर के देशों में जा सकें। उनको महत्व समझ में आने लगा कि जो है हम अपने विश्व स्तर पर जो है अपने उत्पादनों की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कर सकते हैं, हमारे उत्पादन जो है वो बेहतर है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनका कंपटीशन किया जाए। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। यानी उन्होंने सोचा कि अब जो है लोग अपनी मर्ज़ी से चीज़ें गलत बना देते हैं, उसकी चीज़ को फिर देश में बेच देते हैं, किसी भी वस्तु को। अब अगर उनका जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, दूसरी कंपनियां भारत आएंगी तो वो भी अपनी चीज़ों को सही बनाने लगेंगे। यूँ कहेंगे कि भाई ये दूसरी कंपनी की चीज़ें बिक रही हैं जो विदेश से आ रही है, तो हमें भी अपनी चीज़ें बेचनी चाहिए, अपनी वस्तुएँ। तो इसलिए वो और सुधार करेंगे और इस निर्णय को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन दिया। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर वह अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। यानी सब रोक टोक हटा दी गई और उसके बाद जो थी
कोई भी कंपनी बाहर से आकर भारत में जो है वो व्यापार और निवेश कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। यानी इस प्रक्रिया को जब उन्होंने जो है सारे कानून को सबसे पहले 1950 से 1960 के दशक में हटाया और उसके बाद 1991 में पूरी तरह से जो है वो हटा दिया। उसे हम क्या कहेंगे? सरकार का उदारीकरण। इसे उदारीकरण कहा जाएगा। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। यानी सरकार ने जो है वो सब कुछ जो है इस बात पर छूट दे दी है लोगों को कि वो कभी भी जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी दूसरे देश से सामान ला भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। अगर उनके पास पैसा है तो वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो इससे व्यापार आसान हो गया। अब एक विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, विश्व व्यापार संगठन। तो आइए इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। यानी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने क्या किया कि जब हमने जो है उदारीकरण यानी सब कानूनों को हटाया, अपने देश में आयात निर्यात जारी किया, तो उन्होंने भी हमारा समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। यानी इनका मानना क्या था कि अगर हम अवरोधक लगाएंगे तो ये देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं और हमें जो है कोई भी अवरोधक नहीं लगाने चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO, ये इसकी WTO की फुल फॉर्म है। विश्व व्यापार संगठन आपको याद रखना है। एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। यानी ये जो विश्व व्यापार संगठन है, ये क्या निर्णय करता है? ये जो विश्व स्तर पर बिजनेस से जुड़े जो मामले हैं उनको, उनके नियम को निर्धारित करता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यानी 164 देश जो हैं वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं और उसी के नियमों को मानते हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों के अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बराबर रखा है। यानी क्या हुआ है कि जो विश्व व्यापार संगठन है वैसे तो ये सबको छूट दे देता है, लेकिन इसने कुछ ऐसे कानून बनाए हुए हैं जिससे जो है लोग अनुचित ढंग से जो है व्यापार ना कर पाएँ और इसने जो है अवरोधकों को बरकरार रखा है। यानी उन चीज़ों को बरकरार रखा है जो देश के हित में ना हो किसी भी। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। यानी अब जो विकसित देश हो गए, मान लो जो विकासशील देश हैं, उनके व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया गया। उनसे कहा गया कि ये विकास हो रहे हैं तो इन अवरोधकों को हटा दो। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादनों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। यानी जो वैश्वीकरण हुआ, आपस में जो देश हैं वो एक दूसरे से बिजनेस करने लगे, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। यानी वैश्वीकरण से क्या हुआ है कि जो स्थानीय यानी देश के निवासी हैं और विदेशी हैं, दोनों को जो है वो बहुत लाभ पहुंचा है और उनके बीच में कंपटीशन भी बढ़ा है। यानी अब हमारे पास दो चॉइस हो गई। अब अगर एक ही कंपनी होती हमारे देश की तो हमारे पास चॉइस नहीं होती, हमें तो वही ज़बरदस्ती चीज़ खरीदनी पड़ती, चाहे कितने भी पैसे की वो देते। तो इसलिए क्या किया गया कि अब हमारे पास चॉइस हो गई है। 20 वर्षों से लगभग जो है वो विकास हुआ और हमारे पास कई सारी चॉइस हो गई हैं और जो है इस कारण जो है हमारा जो है वो बहुत हमें लाभ हो रहा है। इन उपभोक्ताओं के साथ समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो है अब हमारे पास अधिक विकल्प हैं और जो कीमतें हैं वो भी कम होती जा रही हैं। हम अच्छी कीमत पर ही जो है वो चीज़ों को खरीदते हैं। परिणामतः है ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी जो उत्पादक हैं और जो उसमें श्रमिक हैं उन पर जो है बराबर प्रभाव नहीं पड़ा है वैश्वीकरण का। यानी जो आपस में संबंध हो रहा है दो देशों के बीच बिजनेस को लेकर।
पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। यानी 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में बहुत ज़्यादा आई हैं और उन्होंने जो निवेश यानी पैसा लगाया है उसमें बहुत वृद्धि हुई है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों में उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंग खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। यानी उन्होंने जो है उन्हें लाभ हो रहा है, तभी तो जो है हमारे देश में आकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो बिज़नेस कर रही हैं या फिर निवेश कर रही हैं। और उन्होंने इन सब जो है मेन इनके टॉपिक हैं, इन सब में जो है वो निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादकों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। यानी ये जो चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनियां बना रही हैं, इनके खरीदार कौन है? अधिकतर जो संपन्न है, जिनके पास पैसा है, जो जिनकी इनकम अच्छी है। क्योंकि मान लीजिए कोई जूस है, कोई जंक पदार्थ है, अब वो कोई अमीर व्यक्ति है तभी तो वो खा पाएगा। अगर मान लो आप 100 रुपये का बर्गर आ रहा है कोई, अब अच्छा बहुराष्ट्रीय कंपनी ने कोई बर्गर बनाया 100 का, तो अब वो कौन खरीद पाएगा? जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, ना कि नॉर्मल इंसान। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति कराने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई। यानी अब जो है ये हमारे देश से ही सामान लेते हैं और उसी को बनाकर जो है हमारे देश में बेच देते हैं। तो हमारे देश को भी फ़ायदा हुआ कि हमारे देश से सामान खरीदा जा रहा है, बस नाम ही तो इनका हो रहा है, बाकी सामान तो हमारे देश से खरीदा जा रहा है। तो उन कंपनियों को, छोटी मोटी कंपनियों, उद्योगों को भी फ़ायदा इससे पहुँचता है। तो यहाँ पर जो है हमने जो है इसका पहला पॉइंट पढ़ा कि किस तरह से जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में आकर निवेश कर रही हैं क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है और वो हमारे देश में निवेश कर रही हैं और साथ ही साथ इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और हमारे देश की कंपनियों को भी फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया है। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियाँ बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। यानी जो प्रतिस्पर्धा बढ़ी है कंपनियों के बीच, उससे जो है वो कंपनियां लाभान्वित हुई हैं, यानी उन्हें लाभ पहुंचा है। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। यानी ये जो नवीनतम यानी नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है इन्होंने अपना उत्पादन किया और उसमें निवेश किया, यानी पैसे लगाए और उन अपने मानकों यानी अपनी जो पोजीशन थी उसको बहुत ऊंचा कर लिया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। यानी कुछ तो कंपनियां ऐसी थी जो विदेशी कंपनियों के साथ यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिल गई और अपने ही देश में लाभ अर्जित किया। लेकिन कुछ बड़ी कंपनियां, जो कुछ कंपनियां थी वो इतनी बड़ी हो गई कि वो खुद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। जैसे टाटा मोटर्स, ये इंडियन कंपनी है और जो कि है बहुराष्ट्रीय कंपनी भी इसे हम कह सकते हैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इफोसिंस, रेनबैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फर्नीचर, नेट और बोल्ट, यानी ये सब जो है इनके टाइप्स हैं कि ये किस तरह से ये मोटर गाड़ियाँ बनाती हैं। ये कंपनियाँ आईटी की कंपनी हैं। ये जो है वो दवाइयाँ बनाती है। ये पेंट है, एशियन पेंट्स, आपने स्लाइड भी देखा होगा। तो इस तरह से जो ये कंपनियाँ हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियाँ हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं और कुछ ऐसी कंपनियां हैं, ये कंपनियां जो कि विश्व स्तर पर जो है अपने सामान को बेच रही हैं, अपने उत्पादनों को जो है वो दूसरे लोगों को लाभान्वित कर रही हैं अपने उत्पादकों से। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। यानी क्या होता है कि भारत में अभी हमने ऊपर उदाहरण देखा, भारत में जो है वो पत्रिका छपती है और उसके बाद उसे लंदन भेजा जाता है और लंदन में वो प्रिंट होकर आती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में भी जो है वो टेक्नोलॉजी ने बहुत सृजन किया है, यानी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बड़ी है और प्रौद्योगिकी के संचार के नए नए माध्यम आए हैं। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों में निर्यात की जाती हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो भारत में सस्ते तौर पर जो है वो उपलब्ध हैं और विकसित देशों में हम जो है इन चीज़ों को भेज देते हैं। यानी कम दामों में हम बनाते हैं और उसके बाद ऊँचे दामों में जो है हम दूसरे देशों में इस चीज़ को भेज देते हैं। तो ये सब तो ऐसे ही हैं। इनसे जो है कुछ उदाहरण हैं, इनको आप खुद ही पढ़ लेना। मैं आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको जो है मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो उन पॉइंट्स को बस आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है इन्हीं पॉइंट्स आएगा।
तो अगर वीडियो आपको अब तक अच्छी लगी और आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक और बात, अगर आपको SST का सिलेबस अभी भी नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, उससे जो है आप SST का सिलेबस पूरी तरह से पहले तो आपको PDF में समझाया जाएगा और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा बुक में टिक लगाकर। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को भी पूरा देख लेना। उसके बाद आइए देख, उपरोक्त कार्य परिस्थिति और श्रमिकों की कठिनाइयों भारत ने अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं के सामान्य बात हो गई है। यानी जो औद्योगिक इकाई हैं और जो श्रमिकों की कठिनाई हैं वो भारत में अब सामान्य बात हो चुकी है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, यानी ऐसे नियोजित हैं। असंगठित क्षेत्र जो है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 3 में मुद्रा और साख, जो कि आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक संगठित क्षेत्र था और असंगठित। तो असंगठित क्षेत्र में जो था वो एक प्राइवेट कंपनी के नीचे आता था और जो मालिक है वो उसे कभी भी जो है निकाल सकता था। तो ज़्यादातर श्रमिक जो है वो असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं और अब जो संगठित क्षेत्र है उसकी परिस्थितियाँ यानी उसके हालात भी जो हैं वो असंगठित क्षेत्र की तरह होते जा रहे हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करती थी। तो एक उदाहरण था ऊपर, उसको आप ध्यान से पढ़ लेना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ जो है वो ज़्यादा कठिन नहीं था। तो अब जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, न्यायसंगत वैश्वीकरण। इस टॉपिक को और आप एक बार देख लो, उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपको जो है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक को एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। उपयुक्त परिणाम यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। यानी जो शिक्षित लोग हैं और जो कुशल यानी जो सक्षम और कुशल हैं, उन लोगों ने तो वैश्वीकरण के जो अवसर उन्हें मिले उनका प्रयोग अच्छी तरह से कर लिया। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है, लेकिन जो दूसरी तरफ लोग हैं उनको जो है वो फ़ायदा नहीं पहुँचा। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है। यानी अब वैश्वीकरण को जो है वो न्यायसंगत यानी उसमें न्याय कैसे करें कि जो है सबको बराबर का मौका दिया जाए। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में उसकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। यानी सरकार जो है वो न्यायसंगत जो है वैश्वीकरण कर सकती है अगर जो है वो केवल अमीर को ही नहीं, धनी व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सभी को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको समान अवसर दे। अपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिकों कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यानी सरकार यह सुनिश्चित भी कर सकती है कि जो श्रमिक कानून है उनका उचित कार्यान्वयन यानी उनका जो है सही से पालन हो और श्रमिक जो है उनके अधिकार पा सकें। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाएं। यानी ये जो छोटे उत्पादक हैं इनको ये कानून तब तक मदद कर सकते हैं जब तक जो है वो पूरी तरह से बिजनेस करने के या फिर किसी चीज़ को शुरू करने के लिए सक्षम ना हो जाएं। उसके बाद जब तक वह प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो जाए, ये हमने पढ़ लिया। यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। यानी अगर ज़रूरत पड़ती है सरकार को तो वो क्या कर सकती है कि जो निवेश अवरोधक का उपयोग कर सकती है और जो है व्यापार में वो रोक लगा सकती है कि बाहरी चीज़ें हमारे देश में नहीं आएंगी या फिर कई चीज़ों पर वो रोक लगा सकती है कि बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपना ज़्यादा सामान निर्यात नहीं कर सकती, उन्हें छोटी कंपनियों से ख़रीदना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। यह न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन ये समझौते भी कर सकती है। यानी वो विश्व व्यापार संगठन जो पूरे विश्व के लिए बना है उससे एक समझौता भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। यानी जो विकासशील देश हैं, जो विकास की राह पर चल रहे हैं, और जो विकसित देश हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस आ गया है। इसलिए जो विकासशील देश हैं उन सबको मिलकर और विश्व व्यापार संगठन के साथ रहकर जो है उन देशों को मतलब बराबर का करना होगा, अपने समान हितों का जो है उन्हें मांगना पड़ेंगे, उन्हें अपने हित। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यानी कुछ पिछले वर्षों से जो है
कई अभियान चले, कई संगठनों ने जो है वो विश्व व्यापार संगठन के व्यापार निवेश से संबंधित जो उनके निर्णय थे, उनके जो कानून थे, उनको प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि भाई इन्हें चेंज करो, आपके जो कानून है वो केवल जो है वो छोटे उद्योगों और गरीब उद्योगों के लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में भूमिका निभा सकती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।